नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा सरस्वती क्लासेस रुड़की एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी सीरीज द ग्लोरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री अनसंग वॉरियर को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया और उसके बाद 986 तक कोई भी बाह्य मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदुस्तान पर एक सशक्त आक्रमण नहीं कर पाया, और किया भी तो जीत नहीं पाया। इसके पीछे क्या कारण है? अब हमें दो प्रोस्पेक्ट से पढ़ना है। एक तो हमें अपने इतिहास को जानना भी है, और जो पेपर में आपके प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताऊं अरबियों का, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था। फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे धीरे धीरे। देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब, उनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में। अब उनकी मृत्यु के बाद ये आपस में एक चुनौती शुरू होती है। तो चुनौती शुरू होती है कि भाई अब इन हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन होगा। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को एक पद दिया गया और उस पद को कहा गया खलीफा। तो खलीफा और कोई नहीं है, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को जो पद दिया गया उसको खलीफा कहा जाता है। अब यहां से इस्लाम धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया। एक शाखा थी सुन्नी और दूसरी थी शिया। जो सुन्नी थे उनका यह मानना था कि कोई भी योग्य व्यक्ति खलीफा बन सकता है, जबकि शिया का यह मानना था कि खलीफा केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो हजरत मोहम्मद साहब के परिवार से ताल्लुक रखता हो। अब इसी क्रम में शिया जो विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के दामाद अली, उनको खलीफा अपॉइंट कर दिया। इधर अगर दूसरी तरफ हम बात करें सुन्नी की, तो सुन्नियों ने भी अपने खलीफा अपॉइंट करने शुरू कर दिए। और यहाँ पर खलीफा तो मैंने आपको बताया एक पद है, और स्वयं को खलीफा कहने वाले बेसिकली दो वंश हुआ करते थे। एक वंश था अबू खलीफा का और दूसरा वंश था उमैयद खलीफा का। ये जो अबू खलीफा है, ये ओरिजिन इनका बेसिक था बगदाद इराक से, और जो उमैयद खलीफा थे ये हुआ करते थे सीरिया के। तो कहने का मतलब सुन्नी समुदाय में भी खलीफा पद के लिए दो वंश चलते थे, एक अबू खलीफा इराक के और दूसरे उमैयद खलीफा, ये कहाँ के थे? सीरिया के। और दूसरी तरफ कौन है? शिया। विचारधारा मैंने आपको बता दी, सुन्नी बोलते हैं कोई भी योग्य व्यक्ति बन सकता है खलीफा, और शिया बोलते हैं कि नहीं, उनके परिवार का ही व्यक्ति बन सकता है। और वो क्या करते हैं? उनके दामाद अली को खलीफा बना देते हैं। इधर सुन्नी क्या करते हैं? अली खलीफा की हत्या कर देते हैं। अली खलीफा की हत्या होने के बाद फिर उनके पुत्र हुसैन, उनको खलीफा बनाया जाता है शियाओं की तरफ से, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और आज आप ये जो टकराव देखते हैं हमारे इस्लाम समुदाय में शिया और सुन्नी का, तब से लेकर आज तक लगातार चला आ रहा है। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब बात है उमैयद खलीफा। उमैयद खलीफा अभी मैंने आपको बताया कहाँ के थे? उमैयद खलीफा सीरिया के। तो उमैयद खलीफा जुनैद, और उमैयद खलीफा जुनैद के सेनापति, उनका नाम हुआ करता था उबैदुल्ला। तो सबसे पहले उबैदुल्ला ने भारत के ऊपर आक्रमण किया 711 में, लेकिन ये आक्रमण जो था असफल, ये सफल नहीं हो पाया। इसके जस्ट अगले साल यही उमैयद खलीफा, जिनका नाम था जुनैद, इनके एक और सेनापति, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इसी ने सबसे पहले भारत में जजिया कर भी लगाया था। इसने भारत पर अटैक किया 712 में, और ये अटैक पार्शियली सफल माना जाता है क्योंकि इसने कुछ क्षेत्रों में विजय स्थापित की थी। तो इसने जो सबसे पहले अटैक इंडिया की टेरिटरी में किया था वो किया था सिंध पर, और उस समय सिंध के जो शासक थे 712 में, वो थे दाहिर। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की हत्या कर दी। उनकी जो दोनों पुत्रियां थी उनको अपने साथ लेके गए, और ये जो खलीफा थे इन खलीफा को पेश किया। इस दाहिर के जो पुत्र थे जय सिंह, वो अपनी जान बचाते हुए किसी तरीके से भाग गए, और राजस्थान के जो हमारे प्रतापी राजा थे वहां पर जाके उन्होंने शरण ली, और उनको पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे विदेशी आक्रमणकारी अटैक कर रहे हैं और बड़े भयंकर अत्याचार कर रहे हैं। अब ये बात तो चल ही रही थी 712 की, और ये इंडिया के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमण था। किन्होंने किया था? अरबियों ने। लेकिन इसके बाद जो अगला सफल या बड़ा आक्रमण इंडिया के ऊपर होता है वो होता है तुर्कियों का। और तुर्की में एक वंश था यामिनी वंश,
और यामिनी वंश कौन से साम्राज्य में था? ये था गजनी वंश में। इसका संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। अलप्तगीन का जो दामाद था सुबुक्तगीन, ये सुबुक्तगीन पहला तुर्की था जिसने भारत पर अटैक किया। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये लोग अरबी थे आक्रमण करने वाले, और ये कौन है? तुर्की। और सुबुक्तगीन ने पहला अटैक किया 1986-80 में। इसके बाद महमूद गजनवी ने इंडिया पे अटैक किए 1001 से लेके और 1027 तक, 17 अटैक बैक टू बैक। इसको बताऊंगा आपको डिटेल में आगे जाके। सवाल मैंने ये छोड़ा था कि 712 और आपका 986 के बीच में 275 वर्षों का जो समय है, इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों नहीं हुआ, ये समझना हमने बहुत ही जरूरी है। एक और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भाई ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये जो अरबी आक्रमण इंडिया पर हुए, इसकी जानकारी हमें, जैसे उनके जो लेखक थे उन्होंने किताब लिखी, किताबुल जिज, नाम था अल-फाजरी। दूसरी किताब चचनामा, कौन? अली अहमद कुफी। इन किताबों में जो उनके लेखकों ने लिखा, वो जानकारी हमें मिलती है, वही हमें पढ़ाया जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो हमारे शूरवीर योद्धाओं के बारे में वीर गाथा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो ये इतिहास लिखने में पक्षपात हुआ है और वही चीज हम पढ़ रहे हैं। और ये जो तुर्की वंश था, गजनी का यामिनी वंश, जो सेकंड मुस्लिम इन्वेडर्स थे इंडिया पर, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? किताबुल हिंद, कौन था? अल-बरूनी। उसके बाद शाहनामा, कौन था? फिरदौसी। इन किताबों से हमें जो जानकारी मिलती है, उसके आधार पर हमारे जो शिक्षक है वो हमें चीजें बताते हैं। लेकिन क्या सारी चीजें इसमें सही दी गई हैं? ये मेरा एक प्रश्न है। इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है, द ग्लोरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री अनसंग वॉरियर। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ आई होगी। और अब जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है, सिंध को जीत लेता है, दाहिर को मार देता है, और उनके जो पुत्र हैं जय सिंह, वो राजस्थान में जाके शरण लेते हैं, इसके बाद हिंदुस्तान में क्या होता है? इसके बाद हिंदुस्तान में एक से एक योद्धा आएंगे, जैसे बप्पा रावल, ठीक है, मेहर भोज, ललितादित्य, मुक्तापीर, जिन्हें भारत का सिकंदर कहा जाता है, जम्मू कश्मीर, कारकोट वंश। इसी दौरान चल रहा है भारत में त्रिकूट संघर्ष। त्रिकूट संघर्ष कौन? गुर्जर प्रतिहार। और कौन है? राष्ट्रकूट। और कौन है? बंगाल का पाल वंश। ये लोग आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन जब बात इस मिट्टी की, भारत की अस्मिता की आती है, तो बहुत कम लोगों को पता है ये सारे के सारे राजा जिनका नाम मैंने आपको बताया, ये सब मिलकर लड़े। और मिलने के बाद ये मोहम्मद बिन कासिम को मार के छोड़ के आए सिंध तक, और कई वर्षों तक इस पूरे के पूरे कराची, खुरासान, ईरान, सारे क्षेत्र में हिंदुस्तान का राज रहा। ललितादित्य, मुक्तापीर, सिकंदर, भारत के जो जम्मू कश्मीर में राज करते थे, उसके उनके दौरान खुद खलीफा ने आक्रमण किया सिंध पर, और वो मारते मारते लेके गए खलीफा को उसके देश तक। ये एक ऐसे राजा भारत के थे जिनका साम्राज्य कैस्पियन सागर, उज्बेकिस्तान तक था। उज्बेकिस्तान के राजा को 4 बार हराया था, 5वीं बार हरा के उसको समाप्त कर दिया था, पर हमें पता ही नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास जो आज जेएनयू वाले हमें पढ़ाते हैं कि वहां पर ये कम्युनिटी के मेजोरिटी है, वहां पर तो हिंदू पहले से ही कम मात्रा में थे, तो मैं इस सीरीज से आपको बताऊंगा जम्मू कश्मीर का इतिहास, कि किसने वहां पर शासन किया और किसने उसकी स्थापना की। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जम्मू कश्मीर, कश्मीर नाम किसके ऊपर पड़ा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके अंदर जवाब भी छिपा हुआ है। तो ऋषि कश्यप की तपस्थली था कश्मीर, और उसके नाम पर इसका नाम पड़ा कश्मीर। तो हम केवल जम्मू कश्मीर को 1947-48 से पढ़ते हैं, उसके पहले का इतिहास भी हमें पता होना चाहिए क्या था। वो सब चीजें, वो सब पहलू जो आपको नहीं पता है, वो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा अपनी इस सीरीज में, अनसंग वॉरियर इंडियन, द ग्लोरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बस मेरे साथ प्लीज कनेक्ट रहें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं अभी साइड में हो जाता हूँ, ये डेटा आपके काम आ सकता है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की। बस प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।